नमस्कार। श्रीमती वीणा, सह आचार्य, रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टीरियो केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है वो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, स्वरूपीय समावयवता। कॉन्फॉर्मेशंस के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आज के इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ये आइसोमेरिज्म क्या होती है और मुख्य रूप से ऐसे कौन से यौगिक या मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का प्रदर्शन करते हैं। ये संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो स्वरूपीय समावयवता। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले सिंगल बॉन्ड में परमाणुओं के नाभिक परस्पर सममित रूप में सिग्मा बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन से एल्केन की विभिन्न प्रकार की स्वरूपण संरचनाएं प्राप्त होती हैं। अब कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, जिनमें एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन से एक दूसरे में सुगमता से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें स्वरूपण संरचनाएं कहती हैं। और यह समावयवता स्वरूपण समावयवता कहलाती है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ। कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष परमाणुओं की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, जिनमें एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन से एक रूप से दूसरे रूप में सुगमता से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें स्वरूपण संरचनाएं कहते हैं तथा यह समावयवता स्वरूपण समावयवता कहलाती है। अब इन विन्यासों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ये होता है 3 से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल, और इन्हें विशेष नाम दिया गया है स्वरूपण यानी कन्फॉर्मर, जो एक विशेष प्रकार की त्रिविम समावयवता होती है। इस प्रकार की समावयवता में कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण ही यह उत्पन्न होती है। कार्बन कार्बन एकल बंध के प्रति मुक्त घूर्णन द्वारा विभिन्न परमाणुओं या समूहों के अभिविन्यास जो एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं, स्वरूपण कहलाते हैं। अब इनकी विशेषता ये है कि इन्हें सामान्यतः परिवेश तापमान पर यानी एम्बिएंट टेम्परेचर पर पृथक नहीं किया जा सकता है। इन्हें रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, रोटोमर्स भी इन्हें कहा जाता है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होते हैं, जो आप सामने यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है एथेन का, जिसमें स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड 2 फॉर्म दिखाई गई है।
और इसके नीचे है वो है सोहर्स प्रोजेक्शन एथेन के, जिसमें स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड संरचना दर्शाई गई है। अब न्यूमैन प्रक्षेपण में एक अणु को कार्बन कार्बन बंध के अक्ष के प्रति इस प्रकार देखा जाता है कि एक कार्बन पूरी तरह से दूसरे कार्बन को ढक देता है। अतः अग्र कार्बन यानी आगे वाला कार्बन अपने 3 बंधों के साथ पूरा दर्शनीय होता है, जबकि जो पश कार्बन होता है, जो रेयर कार्बन होता है, वो छुपा रहता है और उसके तीनों बंध आंशिक रूप से दिखाई देते हैं। एक सर्कल खींचते हैं और इस सर्कल का केंद्र अग्र कार्बन को तथा जो सर्कल की परिधि यानी उसका जो सरकमफेरेंस है वो पश कार्बन को दर्शाती है। और प्रत्येक कार्बन के 3 बंध त्रिज्यीय रूप से यानी रेडियली 120 डिग्री के कोण पर जोड़ देते हैं। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो है सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स प्रोजेक्शन, अब सोहर्स प्रोजेक्शन में अणु को कागज के तल के लंबवत कार्बन कार्बन बंध अक्ष से थोड़ा हटकर किसी कोण पर देखा जाता है। यहाँ आप देखें जिसमें इनके स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड एथेन के दोनों फॉर्म को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से थर्ड एक कैटेगरी है वो है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। अब फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में जिसके अंदर स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म्स को जो दिखाया गया है, तो इसके अंदर वही बोल्ड लाइन और डॉटेड लाइन के द्वारा इनके प्रतिस्थापी समूह या परमाणुओं को दिखाया गया है। तो कुछ प्लेन के ऊपर और कुछ प्लेन के नीचे दिखाए जाते हैं। तो ऑर्डिनरी जो लाइंस है वो विद इन द प्लेन पेपर के ऊपर है, उन समूहों को दिखाती है, जबकि जो डॉटेड लाइन होती है वो बिलो द प्लेन पेपर के बिलो द प्लेन वाले समूहों को दर्शाती है। तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन है कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स का वो 3 तरह से हम दर्शा सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला से, सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, एंड थर्ड वन इज़ फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। तो मोस्ट कॉमनली जो इसमें यूज़ आता है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सोहर्स प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो है वो है स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशंस। स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशंस एथेन वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये एथेन की है। तो किसी भी अणु के लिए 2 चरम अभिविन्यास या स्वरूपण हो सकते हैं। एक्सट्रीम 2 कंडीशन हो सकती है जिन्हें स्टैगर्ड जिसे हिंदी में कहते हैं सांतरित और इक्लिप्स्ड जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रसित। ये 2 एक्सट्रीम अभिविन्यास या कन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैगर्ड आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार की संरचना में एथेन के दोनों मिथाइल समूह की हाइड्रोजन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए उनके मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगने के कारण अणु की ऊर्जा भी न्यूनतम होती है। इसलिए
जो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन की तुलना में जो स्टैगर्ड संरूपण है वो संरचना अधिक स्थायी होती है, और स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड संरचनाओं की ऊर्जा में अंतर 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। यानी ग्रसित संरूपण संरचना की तुलना में जो सांतरित यानी जो स्टैगर्ड संरचना है उनकी ऊर्जा 3 किलो कैलोरी कम होती है। इसीलिए इक्लिप्स्ड की अपेक्षा स्टैगर्ड संरचना 3 किलो कैलोरी ऊर्जा द्वारा अधिक स्थायी होती है। दूसरी संरचना फॉर्म है वो है इक्लिप्स्ड यानी ग्रसित संरूपण। अब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ग्रसित का, तो एथेन की ग्रसित संरूपण संरचना में एक मैथिल समूह के ठीक ऊपर दूसरा मैथिल समूह होता है, अर्थात एक मैथिल समूह की हाइड्रोजन परमाणुओं के ठीक सामने दूसरे मिथाइल समूह की हाइड्रोजन्स स्थित होती हैं। इनमें दोनों मैथिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए इनके मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगने के कारण अणु की ऊर्जा भी अधिक हो जाती है। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं स्थायित्व में, तो सांतरित संरूपण सर्वाधिक स्थायी होता है, जबकि ग्रसित संरूपण सर्वाधिक अस्थायी होता है। अब हम अध्ययन करेंगे एक एक एग्जाम्पल लेते हुए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एथेन। एथेन के संरूपीय समावयवता एथेन की। अब एथेन में C2H6 में दो मैथिल समूह परस्पर कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और प्रत्येक मैथिल समूह में कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बंधों यानी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। तो एथेन में प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ एकल बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें प्रत्येक कार्बन की sp3 संकरण अवस्था यानी चतुष्फलकीय संरचना होती है, और इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र पर तथा चारों संयोजकताएं चतुष्फलक के 4 कोनों पर विन्यासित होती है। कार्बन कार्बन जो बंध दूरी है उसका मान होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, तथा कार्बन हाइड्रोजन बंध दूरी का मान होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम, तथा बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो एथेन में यदि एक मैथिल समूह को स्थिर रखकर दूसरे मैथिल समूह को घुमाएं, यानी कार्बन कार्बन एकल बंध का घूर्णन हो, मुक्त घूर्णन, तो विभिन्न प्रकार की संरूपण संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो संरचनाएं होती हैं वो होती है स्टैगर्ड और दूसरी होती है इक्लिप्स्ड। तो कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड इन दो संरचनाओं के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी प्राप्त होती हैं। इनके मध्य की संरचनाएं जिन्हें स्क्यू संरचना कहा जाता है। तो जो सांतरित संरूपण यानी जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें तीनों
दोनों मैथिल समूह के जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन न्यूनतम होता है। यानी जो स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे फील होता है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो मिनिमम रहता है। तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इनमें न्यूनतम होता है। अगर ऊर्जा की हम बात करें तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड एथेन में ऊर्जा का अंतर 3 किलो कैलोरी पर मोल होता है। क्योंकि ये अवरोध बहुत ज़्यादा नहीं है, अणुओं के कुछ ही टक्करों से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, अतः अणु एक स्वरूपण से दूसरे स्वरूपण में तेजी से परिवर्तित होता रहता है और विभिन्न स्वरूपणों की तुलनात्मक ऊर्जा या जो टॉर्शनल एंगल होता है, मरोड़ी कोण के मध्य जो आरेख है वो आप एक शीट पर इस पे देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, एंगल ऑफ रोटेशन, आप देखेंगे कि जो मिनिमम एनर्जी लेवल पर है वो है स्टैगर्ड फॉर्म और मैक्सिमम एनर्जी लेवल पर वो है इक्लिप्स्ड फॉर्म। और इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 3 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो जो 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री पर जो अणु है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में रहता है। यहाँ से आप देखें 0 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री पर ये अणु इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, जबकि 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री पर जो अणु है वो स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर कि अधिकांश एथेन अणु अधिक स्थायी अवस्था यानी जो सांतरित स्वरूपण है उस रूप में पाए जाते हैं और अणु को कार्बन कार्बन एकल बंध के प्रति घूर्णन कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा मरोड़ी ऊर्जा कहलाती है, यानी टॉर्शनल एनर्जी कहलाती है। और ग्रसित व अन्य जो स्क्यू कन्फॉर्मेशंस होते हैं उनका तुलनात्मक अस्थायित्व यानी रिलेटिव इंस्टेबिलिटी, ये भी टॉर्शनल स्टेन के कारण ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन, यानी एन ब्यूटेन की स्वरूपण यानी स्वरूपीय समअवयवता एन ब्यूटेन की। अब एन ब्यूटेन C4H10 एल्केन श्रेणी का चौथा सदस्य है और इसका संरचनात्मक सूत्र आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3। और इसका सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला आप यहाँ देख रहे हैं। तो कार्बन 2 और कार्बन 3 दोनों पर एक CH3 समूह और दो हाइड्रोजन परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें एथेन यानी जो C2H6 के दोनों कार्बन परमाणुओं से एक एक हाइड्रोजन परमाणु को मैथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर से आप देखें और इसमें प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, यानी C2 और C3 जो कार्बन है जिनमें सिंगल बॉन्ड का मुक्त घूर्णन होना है, उनके साथ 2 हाइड्रोजन और एक मैथिल समूह जुड़ा रहता है। अब एन ब्यूटेन में स्टैगर्ड, गॉश, इक्लिप्स्ड और
फुली इक्लिप्स्ड 4 प्रकार की संरूपण संरचनाएं पाई जाती हैं। पुनः रिपीट करती हूँ। एन-ब्यूटेन में स्टैगर्ड, गॉश, इक्लिप्स्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड 4 प्रकार की संरूपण संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें न्यूमैन के प्रोजेक्शन फार्मूला में हम लिख सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में ये देखें इस प्रकार से। अब स्टैगर्ड रूप में जिसमें CH3 समूह अधिकतम दूरी पर होते हैं, सर्वाधिक स्थायी होता है, जिसे एंटी या विपक्ष संरूपण कहते हैं। और C2 और C3 एकल बंध के सहारे 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर गॉश या स्क्यू संरचनाएं भी प्राप्त होती हैं। और इक्लिप्स्ड रूप की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका स्थायित्व भी सबसे कम होता है। तो जो इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है, इसमें मैथिल समूह अधिकतम दूरी पर होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है। अब ये संरचनाएं आप देखें यहाँ पर। पहली जो फुली इक्लिप्स संरचना, उसके बाद 60 डिग्री रोटेशन पे हमें गॉश संरचना प्राप्त होती है। फिर उसको जो थर्ड संरचना आप देख रहे हो, अगेन 60 डिग्री पर रोटेट करने पर इक्लिप्स्ड संरचना प्राप्त होती है। फोर्थ संरचना आप देखें, पुनः 60 डिग्री पर करते हैं तो स्टैगर्ड संरचना प्राप्त होती है, जो कि एंटी जिसे कहते हैं। पुनः उसको 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो इक्लिप्स संरचना। और लास्ट में जो 6 संरचना आप देख रहे हो, वो गॉश संरचना प्राप्त होती है एन-ब्यूटेन की। तो फुली इक्लिप्स संरचना कौन सी है इनमें? फुली इक्लिप्स संरचना है जिसमें जो CH3 फुली इक्लिप्स संरचना यानी पूर्ण ग्रसित को हम जो फर्स्ट संरचना आप यहाँ देख रहे हो, तो इस संरचना में एक मैथिल समूह के ठीक सामने दूसरा मैथिल समूह होता है तथा हाइड्रोजन परमाणु भी एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं। और इस प्रकार की संरूपण संरचना में दोनों मैथिल समूह एक दूसरे को पूर्ण रूप से अध्यारोपित कर लेती हैं। अतः यह पूर्ण ग्रसित संरूपण संरचना है। इसमें प्रतिकर्षण बल अधिकतम होता है और इसलिए इसकी ऊर्जा अधिकतम तथा स्थायित्व न्यूनतम होता है। गॉश रूप इसका जो सेकंड रूप आप देख रहे हैं, और उसके बाद में आप इसका 6th रूप आप देख रहे हैं, गॉश रूप। इसमें एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन व मैथिल समूह के ठीक मध्य में होता है। इस प्रकार की जो स्टैगर्ड संरूपण संरचना होती है, लेकिन इसमें मैथिल समूह के मध्य दूरी फुली स्टैगर्ड की तुलना में कम होती है, इसलिए इसकी ऊर्जा स्टैगर्ड फॉर्म की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट रूप आता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसे हाफ इक्लिप्स्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें एक कार्बन परमाणु के मैथिल समूह के सामने हाइड्रोजन तथा दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के ठीक सामने मैथिल समूह होता है, लेकिन दोनों मैथिल समूहों के मध्य दूरी फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इसकी ऊर्जा फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म की तुलना में कम होती है। और लास्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचना है वो है स्टैगर्ड फॉर्म, सांतरित रूप, जो सबसे कम ऊर्जा वाली और सबसे अधिकतम स्थायित्व वाला रूप है। इसमें दोनों कार्बन परमाणुओं के मैथिल व
हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। मैं पुनः बोलती हूँ, जो स्टैगर्ड फॉर्म है यानी जो एंटी फॉर्म है, इसमें दोनों कार्बन परमाणुओं के मैथिल व हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। इसलिए इसमें परमाणु या समूहों के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगता है। इसलिए इस फॉर्म की ऊर्जा सबसे कम होती है तथा स्थायित्व सबसे अधिक होता है। इस ऊर्जा आरेख से हम समझ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और एंगल ऑफ रोटेशन में आप देखेंगे कि जो संरचना है, फोर्थ संरचना, ये सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर होती है। इसलिए यह सबसे अधिक स्थायी होती है। और फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो ये इक्लिप्स संरचना है, ये सबसे अधिक ऊर्जा वाली संरचनाएं होती हैं। इसलिए इनका स्थायित्व अपेक्षाकृत कम होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा तथा एथेन और एन-ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस के स्वरूपीय समावयवता के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।